क्या होता है आव्यूह? आव्यूह का परिचय क्या है? आव्यूह कितने प्रकार का होता है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं कि आव्यूहों का परिचय क्या होता है। इसमें पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। तो एक 3x3 का क्या लिखा हुआ है? ये एक आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक, किसी भी आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह कब कहेंगे? विकर्ण आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कठिन नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा आव्यूह जिसके सारे नंबर अलग अलग होते हैं। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने से प्यारे से चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। हमने उसका एक चैप्टर कंप्लीट किया है, संबंध एवं फलन। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको भी हमने स्टार्ट कर ही दिया है, आव्यूह। आव्यूह हमारा दूसरा चैप्टर है। हमने पहले क्या सीखा है बेटा? आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ा है और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह के और भी कुछ डिफरेंट प्रकार हैं, जो उसके टाइप्स हैं, वही हम उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है आव्यूह? आव्यूह का परिचय क्या है? आव्यूह कितने प्रकार का होता है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं कि आव्यूहों का परिचय क्या होता है, किसी भी आव्यूह को लिखते कैसे हैं, किसी भी आव्यूह की स्तंभ कोटि क्या होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आव्यूह के प्रकार हमने कल सीखा था। कुछ अलग अलग तरीके के आव्यूह जो होते हैं उनके बारे में हमने सीख लिया था। तो क्या क्या सीख लिया था उनको आप एक बार रिकॉल करिए। कॉपी अगर आपकी कंप्लीट होगी तो कॉपी आपने जरूर लिखा होगा इन आव्यूह के प्रकार के बारे में। पहला आव्यूह का प्रकार क्या है बेटा? क्षैतिज आव्यूह। दूसरा आव्यूह का प्रकार होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। सबके बारे में मैंने एक एक बार बात कर चुकी है, आप इसको जरूर देखिए, समझिए, चीजें बहुत आसान है, आपको समझ में पक्का आएगा। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। फिर क्या है? वर्ग आव्यूह। फिर क्या होता है बेटा? फिर होता है हमारा पंक्ति आव्यूह होता है। ठीक, फिर क्या होता है? स्तंभ आव्यूह होता है। एक और होता है बेटा शून्य अथवा रिक्त आव्यूह, आयताकार आव्यूह। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे बेटा? एक तरीके का आव्यूह हम लोगों ने कल छोड़ा था पढ़ने के लिए, वो होता है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है। पहले इतने आव्यूह के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पहले उनको एक एक बार देखिए। इससे जस्ट पहले का वीडियो में हमने पढ़ा है इन डिफरेंट तरीके के आव्यूहों के बारे में। ठीक, काफी डीप स्टडी की गई थी, काफी अच्छे से हम लोग पढ़े थे उसको, सबको बातें समझ में आई भी थी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीके का ये आव्यूह पढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और तरीके के जो आव्यूह हैं उनके भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कुछ आव्यूहों की परिभाषा लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक, देख लो, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है? इकाई का मतलब होता है बेटा यूनिट। यूनिट का मतलब जो चीज एक होती है। एक यूनिट का मतलब क्या? एक। इकाई का मतलब एक होना चाहिए। तो ठीक, चलो देखो, इकाई का मतलब एक है तो स्टार्ट करते हैं। इकाई पढ़ लेते हैं कि इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है? ठीक है, देखो, अगर मैं कोई आव्यूह लिखूं इस तरीके से कि हमारा एक जो आव्यूह लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है। हमारा जो आव्यूह है वो इस तरीके से लिखा है, A B C D E F G H I, इस तरीके का आव्यूह है। कितनी पंक्ति है देख के तुरंत बताना चाहिए तुमको। सर ऐसे जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें बोलते हैं क्या बेटा? पंक्ति। क्षैतिज लाइनों को क्या बोलते हैं? पंक्ति। और ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनों को बोलते हैं बेटा स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक, क्षैतिज लाइनों को बोलते हैं पंक्ति, ऊर्ध्वाधर लाइनों को बोलते हैं स्तंभ। बात समझ में आ गई? ठीक, तो कितने का है ये? इसमें पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। तो एक 3x3 का क्या लिखा हुआ है? ये एक आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक, किसी भी आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह कब कहेंगे? इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह तब कहा जाएगा जब केवल विकर्ण के मतलब एक इकाई अथवा तत्समक आव्यूह बनाना है तो पक्का है कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह क्या होता है? कल बताया गया था, कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तब होगा जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो देखो, कोई भी आव्यूह मान लो 3x3 का बना दिया, 3x3, इसमें पंक्ति भी बराबर, स्तंभ बराबर है, तो कौन सा आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह होगा। तो ये बात सही है कि हर इकाई आव्यूह वर्ग आव्यूह होता ही होता है। ठीक, लेकिन सभी के सभी वर्ग आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होंगे। तो सर अब वर्ग आव्यूह को इकाई कैसे बनाया जाए? तो देखो, जो तुम्हारे वर्ग आव्यूह होगा उसका विकर्ण देख लो। विकर्ण में बेटा एक रखना है। विकर्ण में क्या रखना है? एक रखना है। बाकी सब प्लेसेस पे क्या रख देने हैं बेटा? 0 रख देने हैं। बाकी सब प्लेसेस पे क्या रखना है? 0 रखना है। ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हम लोग इकाई आव्यूह। बात समझ में आ गई? इकाई आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल विकर्ण के नंबर होते हैं और वो नंबर कितने होने चाहिए? एक ही होने चाहिए। बाकी सब के सब क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं। इस तरीके के आव्यूह को बोलते हैं इकाई आव्यूह। तो कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तुमको 1 0 0 1,
तो समझ लो इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति बेटा 2 है, स्तंभ भी कितने हैं, स्तंभ भी 2 हैं, मतलब ये 2/2 का एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, वर्ग आव्यूह है। और ये देख लो इस वर्ग आव्यूह में जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण 1 1 है, बाकी सब के सब क्या है बेटा 0 है, मतलब ये एक 2x2 का इकाई आव्यूह है। क्या है, 2x2 का एक इकाई आव्यूह है। बात समझ में आ गई, ये 2x2 का क्या है, एक इकाई आव्यूह है। बात समझ में आई, ठीक। इसी आव्यूह को हम लोग तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है। चलो डिफिनीशन लिख लो, डिफिनीशन क्या है देखो, लिखो डिफिनीशन लिख लो बेटा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण क्या होता था, मुख्य विकर्ण ये होता था, ऐसे ऐसे चलते तो मुख्य विकर्ण होता था, तो प्रत्येक अवयव 1 हो तथा सभी अवयव जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए, तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, ठीक है। देखो कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा होता है, ठीक। देखो इस तरीके से लिखा होता है, कोई आव्यूह लिख देगा, कहेगा ऐसे आव्यूह की परिभाषा ये होनी चाहिए। कल ही बताया था कि एक आव्यूह जब लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा होगा A21 A22, सही है। मतलब क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी रो है, ये पहली वाली रो है, ये बेटा ये दूसरी वाली पंक्ति है, ये पहला वाला स्तंभ है, ये दूसरा वाला स्तंभ है कि नहीं है, ये पहला स्तंभ है दूसरा स्तंभ। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, ये पहले पंक्ति का और पहले स्तंभ का है कि नहीं है, और ये पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ का है कि नहीं है, ठीक। अब यहां देखो ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, जबकि ये वाला बेटा दूसरी पंक्ति का भी है और दूसरे स्तंभ का भी है। तो देखो इससे अगर मैच कराया जाए इस बात से कि 1001 लिखा हुआ है, 1001 लिखा हुआ है, तो ये देखो जिसमें ये दोनों सेम होते हैं 1 1 2 2, वहां बेटा क्या आएगा 1 1 आ रहा है, और जहां सेम नहीं है 1 2 हो गया चाहे 2 1 हो गया, वहां देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम लोग तत्समक की परिभाषा ऐसे भी देते हैं, तत्समक या इकाई समूह की परिभाषा, इकाई आव्यूह की परिभाषा, इकाई आव्यूह की परिभाषा हम लोग ऐसे भी देते हैं कि जहां आई और जे बेटा यही दोनों नंबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं आई जे, ठीक, आई जे कुछ भी हो सकता है। ए आई जे की वैल्यू जब ये दोनों बराबर होते हैं, देखो 1 1 2 2, तो वैल्यू कितनी आती है 1 और 1 आती है, मतलब जब बराबर होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और जब बराबर नहीं होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। बात बिल्कुल सही है, देख लो जब बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 लिखी गई है, जब बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 लिखी गई है, और जैसे ही बराबर हो गए वैसे वैल्यू 1 और 1 लिख दिया। मतलब ये वाली परिभाषा भी बेटा तुम्हें इकाई समूह के लिए, इकाई आव्यूह के लिए याद करके रखनी है, कॉपी में जरूर लिखो इतना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा यहां तक के एक लेक्चर वाले तो बेटा कंप्लीट थे। देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ था, ठीक। n क्रम का इकाई आव्यूह लिख रहा था, n क्रम का इकाई आव्यूह मतलब जितने भी ऑर्डर का इकाई आव्यूह हो, जितनी भी उसकी कोटि हो, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे ये कितने ऑर्डर का है देख के बताओ, 1 0 0 1, ये भाई 2x2 का है, इसको ऐसे लिखेंगे आई लिखेंगे, फिर नीचे क्या लगा देंगे बेटा 2 लगा देंगे, मतलब 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे लिखा होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मतलब देखो केवल मुख्य विकर्ण वाले लोग हैं, और ये 3x3 का है, तो उसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ये आई है, और ये 3 आया I3 है। ये बात समझ में आ गई। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, I3 लिखा हुआ है। क्रमशः 2 तथा 3 क्रम के इकाई क्या है, इकाई आव्यूह है। बात समझ में आ गई। चलो यहां तक बातें हो गई, तो कुछ और टाइप के भी बेटा हमारे पास क्या होते हैं, आव्यूह होते हैं। हमने इतने तरीके के आव्यूहों के बारे में सीखा है, अब जो आएंगे वो कुछ स्पेशल होंगे, कुछ खास होंगे। उसको जानने के लिए पहले आपको इतनी चीजें कंप्लीट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतने में तुम्हारी प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी हो गई हो तो चलो हम लोग कुछ और आव्यूहों के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब कुछ और आव्यूहों के बारे में बात कर लेते हैं जो इससे थोड़े अलग हैं, तो इससे थोड़े क्या होंगे, अलग होंगे। तो देखो पहला क्या होगा बेटा, अब एक नया आव्यूह हमारे पास निकल के आएगा। एक नया आव्यूह जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ठीक। चलो सीखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या है। विकर्ण आव्यूह बेटा कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। मतलब ऐसा ना कि सर ये नए नए आव्यूह कहां से आ रहे हैं, मुझे इतने आव्यूह याद करके रखने पड़ेंगे, नहीं। जब सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें सारे आव्यूह क्या लगने लगेंगे, सिंपल से लगने लगेंगे। यहाँ बात तो समझ में आ ही रही है ना, बिल्कुल आसान है। देखो विकर्ण आव्यूह क्या है, पहले मैं बताता हूँ, बाद में परिभाषा लिखना, ठीक। देखो विकर्ण आव्यूह क्या है,
कोई एक अवयव लिखा हुआ है, कोई भी एक अवयव लिख देते हैं। अगर मैं वो अवयव ऐसा लिखूं 2 3 4, बाकी सब बेटा जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो है। देखो केवल विकर्ण के लोग हैं, बाकी सब जीरो है। केवल विकर्ण के लोग हैं, मतलब एक 3x3 का एक वर्ग अवयव लिखा हुआ है, उसमें केवल विकर्ण के लोग हैं, बाकी सारे जो विकर्ण के नहीं हैं वो लोग जीरो हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के लोग हों, बाकी विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, ऐसे अवयव क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, विकर्ण अवयव बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? जिसको नाम से क्लियर है, विकर्ण अवयव मतलब खाली विकर्ण में लोग रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, चलो देखो लिख लो परिभाषा इसकी। परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा वर्ग अवयव, देखो बेटा ये अवयव एक वर्ग अवयव हमेशा होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण उसी में आएगा जो वर्गाकार होगा। ठीक है, आएगा लेकिन वो नंबर्स बराबर नहीं होंगे, आयताकार आयत के विकर्ण इस तरीके से बराबर नहीं होंगे जैसे इस अवयव में चाहिए। ठीक, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़ के सब, ठीक, मुख्य विकर्ण को छोड़ के सब के सब क्या हो जाते हैं बेटा, शून्य हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, विकर्ण अवयव। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, देखो यहाँ पे केवल मुख्य विकर्ण में लोग प्रेजेंट हैं, केवल लोग आए हुए हैं, बाकी सारे लोग जो मुख्य विकर्ण में नहीं है वो लोग क्या है बेटा, वो लोग जीरो है। तो इस तरीके के अवयव क्या बोला जाएगा, इस तरीके के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। ठीक, चलो परिभाषा लिख लो तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो परिभाषा लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है, अगला कौन सा प्रकार आएगा भाई, अदिश। अदिश अवयव क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कठिन नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा अवयव जिसके सारे नंबर अलग अलग होते हैं, जिसके सारे नंबर क्या है, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं लिखूं एक अवयव, मैं तुमको ऐसे लिख के दे देता हूं, एक अवयव ए है, ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके के अवयव में सभी नंबर्स जो लिखे हुए हैं एक दूसरे से क्या है, अलग लिखे हुए हैं, ऐसे अवयव को बोलते हैं बेटा क्या, अदिश अवयव। अदिश मतलब जिसमें सिमिलरिटी नहीं है, जिसमें कोई सिमिलर नहीं, कोई समानता नहीं है, सब अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे अवयव को बोलते हैं अदिश अवयव। ठीक, परिभाषा लिखो। तो परिभाषा क्या है, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी समान अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या है बेटा, समान है, विकर्ण को छोड़ के सारे। ठीक, विकर्ण को छोड़ के सभी, विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है, वो अदिश अवयव कहा जाएगा, वो अदिश अवयव कहा जाएगा। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या, समान तथा शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे भी हम कहते हैं अदिश अवयव। ठीक, बात समझो फिर से, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, विकर्ण के सारे, विकर्ण के सारे जो होंगे वो समान होंगे, अदिश अवयव कहे जाएंगे। ठीक है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा और जो सभी होते हैं वो अवयव शून्य होते हैं। ठीक, जैसे ऐसे इस तरीके का कोई लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास लिखी है, कोई अवयव लिखा हुआ है, कोई अवयव मान लेते हैं, आज बेटा बी मान लेते हैं। ठीक, बी मान लेते हैं, बाकी लोग जीरो हों, बाकी लोग जीरो हों, बाकी लोग जीरो हों चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ जो नंबर लिखा है बेटा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, उसे बोलते हैं अदिश अवयव। क्या बोलते हैं बेटा, अदिश अवयव, अदिश अवयव। ठीक, ये एक अदिश अवयव है जिसमें सारे डायगोनल के जितने लोग आ रहे हैं, मतलब विकर्ण में जितने लोग हैं वो सब समान है, बाकी अदर लोग क्या है बेटा, जीरो है। जैसे ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, 3 3 3 लिख दिया जाए, 0 0 0 0 और 0 0 यहां छोड़ दिया जाए। ये भी देखो एक वर्ग अवयव है, लेकिन क्या है बेटा, इसके विकर्ण के सभी लोग समान हैं, बाकी लोग जीरो हैं। ठीक, तो इस तरीके के अवयव को हम बोलते हैं अदिश अवयव। तब तुम पूछोगे सर ये वाला जो लिखा हुआ था 1 1 1 1 1 और कितना इधर 1 लिखा हुआ था, ये 0 0 0 और 0 0 था यहाँ पे, तो क्या ये वाला भी एक अदिश अवयव है? बिल्कुल है, ये भी क्या है बेटा, एक अदिश अवयव है। यानी कि ये तो इकाई अवयव था, यही क्या था बेटा, यही था हमारा इकाई अवयव। तो जो इकाई अवयव होता है वो हमेशा क्या होता है, वो एक अदिश अवयव ही होता है। लेकिन सारे अदिश अवयव इकाई सदिश नहीं होते, वो इकाई अवयव नहीं बना पाएंगे। जितने भी अदिश वाले होते हैं, अदिश वालों में एक खूबी है, अदिश वालों में एक खूबी है कि उनके विकर्ण के सभी लोग समान होते हैं, उनके विकर्ण के सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन हाँ जो इकाई होता है वो कहता है हाँ मेरे विकर्ण के सभी लोग समान रहेंगे, लेकिन वो एक होंगे बस और कोई नहीं होगा।
इकाई सदिश में तो केवल एक आता है, लेकिन अदिश वाले में देखो बेटा 2, 3, 4 सब आ सकते हैं। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा नोट कर लेना, तब आगे बढ़ते हैं। ये इसकी परिभाषा थी, ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है बेटा कौन सा, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अवयवों के गुणधर्म हमें पढ़ने हैं, वो आगे पढ़ना है। एक और दिया हुआ है नंबर, ठीक, यहाँ देख लो। हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, हम लोग अदिश अवयव तक पढ़ चुके थे, हम लोग अदिश तक पढ़ चुके हैं। तो अदिश की परिभाषा ये लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अदिश की परिभाषा लिख लो। अदिश के बाद कौन सा अवयव आएगा? अब अदिश के बाद बेटा है उदाहरण, देखो एक दिया हुआ है, उदाहरण में अदिश अवयव का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक, अब अदिश अवयव का उदाहरण कैसे देंगे, बताया ही था अभी। केवल विकर्ण के जो लोग रहते हैं वही लोग समान होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं, बाकी लोग जीरो होते हैं। ठीक, तो देखो केवल विकर्ण के लोग देखो समान लिखे हुए, विकर्ण के लोग हैं, ये देखो विकर्ण के लोग हैं, समान लिखे हुए, मतलब ये अदिश अवयव है, बाकी लोग जीरो होने चाहिए। ठीक है, अदिश अवयव है। अब देखो, अब क्या है लिखा हुआ है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव क्या होता है? ऊपरी त्रिभुज, देखो मैं तुम्हें इन सब चीजों को बड़े सिंपल तरीके से समझा सकता हूं, पहले वो समझ जाओ, फिर परिभाषा बाद में लिखना। ठीक, मान लो कोई एक अवयव लिखा हुआ है ए बराबर, एक कोई अवयव ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 4 5 5, यहां जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, और यहां 7 लिखा हुआ है। अब देख लो यहां 7 लिखा हुआ है, सोच के बताओ। इस तरीके के अवयव में अगर मुझे त्रिभुज बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? अगर देखो त्रिभुज बनाऊं तो इधर चलूंगा, इधर तो सब जीरो है, चलेंगे नहीं, फिर मैं इधर चलूंगा, फिर मैं इधर चल सकता हूं, बन गया त्रिभुज। मतलब ये वाला त्रिभुज जो बना है वो मुख्य विकर्ण के ऊपर बना है बेटा, ये त्रिभुज मुख्य विकर्ण के कहां है, ये त्रिभुज मुख्य विकर्ण के ऊपर बना हुआ है। तो देखो ऊपरी त्रिभुज लिखा हुआ है, मतलब ऐसे अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के लोग क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने अवयव होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो लिखो, कैसा डेफिनेशन लिखोगे, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं। नीचे के अवयव क्या होते हैं बेटा, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे बेटा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, जिसे बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ गए? अगर त्रिभुज ऊपर बन पा रहा है तो ऊपरी त्रिभुज, अगर त्रिभुज नीचे बन पा रहा है तो निम्न क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव हो जाएगा। बात समझ गए? ऊपरी त्रिभुज का मतलब ऊपर त्रिभुज बन सकता है। ऊपर त्रिभुज तब बन सकता है जब नीचे वाले लोग जीरो रहेंगे, तभी तो हम ऊपर जाएंगे। ठीक, तो अगर मुख्य विकर्ण से ऐसे मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण से ऊपर के लोग रहें लेकिन उसके नीचे के लोग क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। ऐसे देखो, मुख्य विकर्ण के नीचे के लोग क्या होते हैं बेटा, शून्य होते हैं, उसे बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या होते हैं बेटा, शून्य होते हैं। जैसे देखो ये लिखा हुआ है एक अवयव, जैसे यहां देखो मुख्य विकर्ण कौन होगा, मुख्य विकर्ण ये होगा। कितने ऑर्डर का है ये, 4x4 का, 4x4 का है, 4 पंक्ति 4 स्तंभ। ठीक, अब देखो इसके नीचे के सभी लोग बेटा, इसके नीचे के सभी लोग कितने हैं, जीरो हैं। इसके नीचे के सभी लोग क्या हो गए, जीरो हो गए। तो त्रिभुज किधर बनेगा, त्रिभुज बनेगा ऐसे, मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर बना हुआ है, इसलिए कौन सा त्रिभुज है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है। ठीक, बात समझ गए? तो परिभाषा लिख लो। ठीक, परिभाषा लिखो, ये वाला एग्जाम्पल भी कॉपी में लिखो, और भी एग्जाम्पल तुम अपने से मेंशन कर सकते हो जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे जीरो रखना, बाकी सब में नंबर लिखना ऊपर। ठीक, आगे देखो। अब चलो ये तो हो गया, अब आगे देखो, आगे कौन सा है, आगे कौन सा अवयव आ गया, निम्न त्रिभुजीय अवयव। ये तो इसी का पार्ट हुआ। अब निम्न त्रिभुजीय कब बनेगा, अब जैसे एक अवयव लिखा जाए, एक अवयव लिख दिया जाए b इक्वल टू, एक अवयव b लिखा जाए और उसमें ऐसे लिखा जाए 1 5 7, इधर बना लिया जाए, इधर कर दिया जाए बेटा 0 0, ये भी 0 कर दिया, इधर 2 3 4 कर दिया जाए। अब देखो मुख्य विकर्ण इधर हुआ, त्रिभुज किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, मतलब ये निम्न है, निम्न त्रिभुजीय है, मतलब इसमें नीचे त्रिभुज बन रहा है और इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के लोग क्या है बेटा, शून्य है। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। क्या हो बेटा, शून्य हो।
मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं बेटा? शून्य होते हैं। ठीक है, डिफिनेशन देख लो, डिफिनेशन इसे किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देख लो यहाँ पे, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? निम्न स्तरीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय या निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। ठीक, इस तरीके से हो गया। चलो अगला देखो, आगे कौन सा अवयव है? इस अवयव में बेटा क्या बोला गया? अवयवों पर ऑपरेशन करने हैं मुझे। ठीक, अब संक्रियाएं करनी है। हमने यहां तक बेटा कंप्लीट किया है, तो यहां तक के पार्ट में क्या कंप्लीट हुआ? अवयवों के पूरे प्रकार कंप्लीट हुए। ठीक, यहां तक के पार्ट में अवयवों का पूरा प्रकार कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग अवयवों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब कैसे किया जाता है। ठीक, अवयवों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के मिलते हैं। फिर हम लोग आगे और लेक्चर बढ़ाते रहेंगे, नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो पहले यहां तक कंप्लीट करिए। यहां तक के अवयव के प्रकार में से एक दो प्रकार के परिभाषाएं अवयव को लिखने के लिए आपके परीक्षा में पूछी जाएंगी, जिनको आपको तैयार कर करना है। ठीक, चीजें कितनी आसान चल रही हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अवयवों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।